हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले अचानक दिन में 3 बजे के लगभग परसों काफ़ी तूफ़ान आया था। बहुत ही तेज़ आंधी आई और बारिश भी काफ़ी आई थी, तो टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट आ गई थी। लेकिन फिर से कल से काफ़ी धूप हो रही है और काफ़ी गर्मी हो रही है। तो आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड को छोड़ के उत्तराखंड में तो काफ़ी बारिश हो रही है। जैसे देहरादून में, श्रीनगर गढ़वाल में और उधर चमोली साइड में पर्वतीय इलाकों में तो हो ही रही है, काफ़ी बारिश हो रही है। कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। और जहाँ जो हिमालय के नज़दीकी क्षेत्र हैं वहाँ तो हिमपात भी हो रहा है कहीं कहीं। तो आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम, और बाकी आप लोग आशा करते हैं अपना ख्याल रख रहे होंगे इस बदलते मौसम में, इस तपती गर्मी में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी विषय पे, किसी बिंदु पे अपने विचार लेके आई हूँ एक वीडियो के रूप में, क्योंकि मैंने सोचा मुझे बोलना चाहिए इस पे। बीच में तो काफ़ी मुद्दे आए हैं, बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जनहित से संबंधित हैं और सामाजिक मुद्दे हैं। लेकिन इस पे ना मुझे लगा कि थोड़ा बोलना चाहिए कि मतलब इंसान क्या सोचता है, विधि का विधान क्या रहता है। इसलिए हमें कभी ना ये नहीं सोचना चाहिए। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि मेरे जैसे जो पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने 17 साल पहले जवाब दे दिया था कि आप 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे, इनकी घर में सेवा कर लो। तो मेरे जैसे पेशेंट जी जाते हैं काफ़ी लॉन्ग लाइफ, अगर अपनी ठीक से केयर करें और डॉक्टर अच्छे मिले और अपने बड़ों का, माता पिता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, अपने कुल देवी देवताओं का, तो जी लेते हैं जैसे तैसे करके अपनी जीवन की गाड़ी खींच ही लेते हैं। लेकिन जिनकी कोई संभावना भी नहीं होती है, जो अच्छे हंसते खेलते रहते हैं, खाते रहते, उनके साथ क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आजकल यही हो रहा है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे और आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो जैसे कि आपको पता है, 3 जून को अभी दिल्ली में मालवीय नगर के किसी होटल में एक सुबह के 8 बजे काफ़ी बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ। वहाँ पे आग लग गई थी, जिसमें कि 21 लोगों की मौत हो गई थी। और उन 21 लोगों में से 8 लोग थे एक ही परिवार के। वो 8 लोग एक ही परिवार के थे। वो थे गुरुग्राम में रहने वाले राधे श्याम अग्रवाल जी थे या गुप्ता जी थे। वो काफ़ी बीमार थे और बुजुर्ग भी थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया था। तो जैसे उनके सारी टेस्ट वगैरह हुए, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो डॉक्टर ने उनको कह दिया कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो आप इनको घर ले जा सकते हैं। तो उनके बेटे विवेक अग्रवाल एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे, किसी नामी ग्रामी कंपनी में। उनकी बहू भी एक अच्छी पोस्ट पे वर्किंग वुमेन थी। उनकी 2 पोतियाँ, विवेक की 2 बेटियाँ, एक बेंगलुरु में इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी और एक कहीं पे अपने माता पिता के साथ कुछ पढ़ाई कर रही थी। तो दोस्तों, उन्होंने सोचा कि घर ले जाने से अच्छा, विवेक अग्रवाल जी ने सोचा कि घर ले जाने से अच्छा, जब तक पिताजी जिंदा हैं तो इन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, क्योंकि घर में उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और इनको अच्छे से अच्छा जो भी हो सेवा दी जाए और यहीं पे रखा जाए। लेकिन जो साकेत हॉस्पिटल था वो गुरुग्राम से काफ़ी दूर पड़ रहा था आना जाना। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पे एक होटल है, तो वहाँ पे ज़्यादातर वही फैमिलीज़ रहती हैं जिनके कोई पेशेंट मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं और वो लोग दूर दूर तक दूर रहते हैं।
तो ज़्यादातर वही लोग उस होटल में ठहरते हैं। तो विवेक अग्रवाल ने सोचा कि गुरुग्राम से आने जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उन्होंने वहाँ पे होटल के 2 रूम ले लिए और अपना सामान वगैरह लेके वहीं पे रहने लग गए कि चाहे जब भी इमरजेंसी कॉल आए, कुछ भी हो सकता है, नज़दीक में रहेंगे तो हम जा सकते हैं, क्योंकि आईसीयू में ऐसे इतने ज़्यादा लोगों को मिलने नहीं देते और वहाँ पे मिलने का टाइमिंग होता है, और क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का, उसका इन्फेक्शन वगैरह का वो रखा जाता है ध्यान। सेंसिटिव जो होते हैं पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं जाने देते मिलने के लिए। तो वो लोग अपना सामान वगैरह लाके और उस होटल में रहने लग गए। फिर जैसे ही वो वहाँ पे रहने लग गए, उनके रिश्तेदारों में भी खबर चल गई कि ऐसा ऐसा कहा है डॉक्टर ने। तो ये सुन के राजस्थान और पंजाब या हरियाणा कहाँ से उनकी विवेक अग्रवाल की बुआ जी, उनके मामा मामी भी पहुँच गए और वो भी उस होटल में रहने लग गए। वहाँ पे होटल में हो गए विवेक की माँ विवेक अग्रवाल, उनकी छोटी बेटी, उनकी पत्नी, उनके मामा मामी और मौसी, 7 लोग वो रहने लग गए वहाँ पे। फिर उन्होंने 4 कमरे कर लिए, पहले 2 ही करे थे अपनी फैमिली के लिए। फिर उन्होंने होटल के 4 रूम बुक कर दिए जब तक पिताजी इस दुनिया में सांसें ले रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने 2 जून को अपनी बड़ी वाली बिटिया को भी कॉल कर दिया बेंगलुरु में कि अब तुम्हारे दादाजी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम भी आ जाओ उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी सेवा, मतलब जो भी है। उनकी बिटिया ने सुबह 3 बजे 3 जून को सुबह फ्लाइट पकड़ी और वो भी उसी होटल में आ गई, सीधे घर न जाके उस होटल में आ गई। तो 2 जून की रात को सभी लोग थके हुए थे, कोई सफ़र करके आया था, कोई आईसीयू में इधर उधर करके, फिर बिटिया भी सफ़र करके आई थी 3 जून को। तो लोग रात भर सो नहीं पाए थे, तो वो सुबह थोड़ा अपना फ्रेश होके सब लोग सो गए थे। तब तक 8 बजे के लगभग होटल में आग लग गई। 8:30 और 8:45 के बीच में विवेक अग्रवाल जी ने अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार को कॉल किया कि हमारे होटल में आग लग चुकी है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो तुम कुछ करो। वहीं बगल पे, होटल के बगल में एक गद्दे वाले जो ये मैट्रेस होते हैं बेड के, उनकी शॉप थी, तो उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने अपने कई सारे मैट्रेस वहाँ पे बिछा दिए। कुछ लोग वहाँ से छलांग लगा के आए, कुछ नहीं आ पाए, क्योंकि होटल में इमरजेंसी एग्ज़िट कहीं से भी नहीं था, आपातकालीन दरवाज़ा शायद नहीं था। 1 आया, 2 आया, धीरे धीरे छलांग लगा के 8 लोग कूदे नीचे, वो लोग कूदे। उसके बाद होटल में आग बहुत ज़्यादा फैल गई और सब लोग अंदर जल गए। जैसे ही दमकल विभाग की गाड़ियाँ पहुँची, रेस्क्यू टीम पहुँची, तो जैसे ही अंदर गए तो कई लाशें जली हुई मिली। एक लाश की उन्होंने शिनाख्त की और उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये विवेक अग्रवाल जी की पत्नी है। फिर सभी जितने भी डेड बॉडीज़ थी या जितने भी घायल थे, जले हुए थे, सबको हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो विवेक अग्रवाल जी के घर वालों ने वहाँ पे गए देखने के लिए, तो न उनका नाम घायलों के रजिस्टर में था, न उनका नाम कूदने वालों में से ज़्यादा जो ऊपर से कूदे थे
उनका नाम कहीं भी नहीं था। जब उन्होंने मृतकों का सूची वाला रजिस्टर देखा तो उनका नाम, 8 का नाम मृतकों की सूची में था। 8 के 8 लोग वो मर चुके थे। तो दोस्तों, और जिनको बचाने के लिए वो 8 लोग वहाँ ठहरे हुए थे होटल में, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वो अभी तक जीवित हैं, विवेक अग्रवाल जी के पिताजी। तो दोस्तों, ऐसा होता है, उनके चक्कर में, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उनके चक्कर में वो लोग वहाँ पे होटल लेके रहे। एक बिटिया वहाँ पे थी बड़ी वाली बेंगलुरु में, उसको भी बुलाया, मामा मामी को भी बुलाया, बुआ को भी बुलाया, और एक आदमी की मौत की खबर सुन के उसके अंतिम दर्शन के चक्कर में 8 लोगों की मौत उससे पहले हो गई और वो अभी जीवित है। इसके लिए हमें बहुत दुख है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। परंतु दोस्तों, इसमें क्या एक नया मोड़ आया जब छानबीन की गई, तहकीकात की गई कि होटल में आग क्यों लगी, कैसे लगी, उसके क्या कारण हैं, और एग्जिट यहाँ पे क्यों नहीं था, वो नहीं था। तो गिरफ्तारी के नाम पे हुआ सिर्फ एक हमारे देवभूमि उत्तराखंड का एक मामूली से सीएफ केशव नेगी, उनकी गिरफ्तारी की गई। मुझे लग रहा है वो उस समय उनकी शिफ्ट थी तो उनको गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, जहां शासन प्रशासन को होटल के मालिक को, मैनेजर को गिरफ्तार करना था, होटल का मालिक तो भाग गया, मैनेजर भी शायद फरार हो गया, सीएफ जो उत्तराखंड के सीएफ थे केशव नेगी, वो भी भाग गए थे। वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागे होंगे, उनको उन्होंने गिरफ्तार करा है। और न ही होटल का मालिक को गिरफ्तार किया, न उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया है, न ही एमसीडीओ के किसी कर्मचारी को, और न ही डीडीए के, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, क्योंकि होटल अनऑथराइज्ड बना हुआ था। सिर्फ 4 मंजिल की मान्यता थी और वो 6 मंजिला बना था शायद। उनको भी कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, और गिरफ्तारी के नाम पे हुआ सिर्फ एक गरीब जो कि अपनी आजीविका के लिए अपनी देवभूमि को, अपने जन्मभूमि को, अपने घर को छोड़ के अपनी आजीविका चलाने के लिए उस होटल में एक कुक का काम कर रहा था, एक शेफ का काम कर रहा था। तो गिरफ्तारी हुई उसकी। तो अब सवाल ये उठता है कि केशव नेगी की गिरफ्तारी किस आधार पे की गई, वो कैसे दोषी हैं, अगर क्या उनका गुनाह यही है कि वो उनकी शिफ्ट थी उस समय और वो शेफ थे, वो खाना बना रहे थे और अचानक आग लग गई तो क्या, और यदि आग में वही झुलस जाते, वही मर जाते तो फिर किसी गिरफ्तारी करते। और ये तो हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जो हमारी सरकारें 25 साल से आजीविका के हमारी देवभूमि में पर्याप्त संसाधन होते हुए भी, रोजगार के पर्याप्त संसाधन होते हुए भी, पर्याप्त संभावनाएं होते हुए भी उनको अमली जामा नहीं पहना पाए, उनको उनका विकास करके किसी को रोजगार, बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाए, युवाओं को शिक्षण संस्थान नहीं दे पाए, मरीजों को अस्पताल या डॉक्टर नहीं दे पाए। ये तो वहाँ का दुर्भाग्य है। और आज
अपनी आजीविका चलाने के लिए हमारे देवभूमि के युवा हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कहीं पे होटल में, कहीं पे किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या विदेश में जाके कहीं पे शेफ की नौकरी कर रहे हैं या किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? इसके जो इतना बड़ा कांड हुआ, इसका जिम्मेदार है दिल्ली प्राधिकरण निगम, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जिम्मेदार है होटल मैनेजर, होटल का ऑनर, ये सब जिम्मेदार हैं। और गिरफ्तारी के नाम पे किया सिर्फ एक उत्तराखंडी सीधे साधे शेफ को गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी प्लीज़ केशव नेगी के लिए कुछ आवाज़ उठाइए। इस तरह ही हमारे सीधे साधे लोगों के साथ, इस प्रकार से आम जनता के साथ, एक गरीब के साथ, गरीब के लिए क्यों इतने बड़े कानून, इतने बड़े वो बने हुए हैं, और जो इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, इतने बड़े मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बाल शोषण, यौन शोषण कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों लेके फरार हो रहे हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं? ये ऐसा एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतना कानून का ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? हमारे उत्तराखंड में तो एक होमगार्ड वाला भी घर में आ जाए तो लोग इतना डर जाते हैं कि बाप रे पुलिस आ गई। वो बेचारे, उनके बच्चे हैं, दिल्ली में ही उनके साथ हैं या गांव में हैं। गांव में लोग ऐसे घिनौनी नज़र से देखते हैं। अगर कोई बेकसूर भी चला गया ना कोई थाने, तो लोग उसी को ही दोषी मानते हैं कि यही होगा दोषी। ये हमारे उत्तराखंड वालों पे वो है। और उस आदमी का बाहर मुंह दिखाना बहुत शर्मसार हो जाता है। वो काफ़ी शर्म से, आधा से ज़्यादा वो शर्म से मर जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग स्वाभिमानी होते हैं, इज्जतदार होते हैं, वो अपनी मेहनत से खाना जानते हैं। एक सवाल में उन को भी, उन रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी, कि तुमने पहाड़ी भाई की और अंकिता नौटियाल की सगाई क्यों टूटी, कैसे टूटी, उसके लिए तो तुमने 2-3 महीने की पेमेंट ले ली। उनसे वीडियो बना के 2-3 महीने की पेमेंट ले ली, और बोलते हो कि हम सपोर्ट में बना रहे हैं, हम उसको न्याय देना चाहते हैं, हम उसको ये करना चाहते हैं। लेकिन कोई किसी के सपोर्ट में नहीं बनाता, सब अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। तुम्हारी 2-3 महीने की पेमेंट आराम से पहाड़ी भाई की वजह से आ गई है, अंकिता नौटियाल की वजह से आ गई है। भले ही वो समझ नहीं पा रही है, अंकिता नौटियाल या कोई समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन तुम लोगों ने कितनों को ठगा है, कितनों को बोला है कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, और सोशल मीडिया पे किसी को न्याय नहीं मिलता। ना तुमने, जब वो रुद्रप्रयाग का छोटा सा बच्चा मयंक पंकु गायब हुआ था, फिर 9वें दिन उसकी लाश मिली थी, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, न तुमने उस पर कोई वीडियो बनाई, न तुम किसी चीज़ पे वीडियो बनाते हो, ना नीट का पेपर जो वो हुआ उस पर ना तुम कोई बनाते हो। क्या न्याय दिलाते हो तुम? अगर ये बाहर के नहीं बना रहे, कोई यूट्यूबर दूसरा नहीं बना रहा है, तो कम से कम उत्तराखंड वालों को तो आवाज़ उठानी चाहिए। अरे नहीं आएंगे तुम्हारे एक वीडियो में व्यूज़, तो तुम भूखे थोड़ी मर जाओगे। और ऊपर से कहते हैं कि हमारा घर कौन सा इसी से चल रहा है, तो तुम व्यूज़ के ही भूखे हो। व्यूज़ तो हम ये नहीं बोल रहे कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी व्यूज़ आए, हम भी तो चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ आए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी संदेश छोड़ दिया करो थोड़ा, कि कल को सर्चिंग में आए, सर्च में ये थोड़ी करेगा कोई कि अंकिता नौटियाल और पहाड़ी भाई की सगाई क्यों टूटी, और उसके भागीरथी की बेटियों को किसने उसकी सहायता की, और हेमा बिष्ट का किसने किया, उस पर उसकी फेक आईडी बना के उसको बदनाम किसने किया।
ये थोड़ी आएगा उसमें सर्च में, नहीं आएगा कल को। इसलिए कभी कभी ऐसे मुद्दों पे भी बना लिया करो जो किसी के हित में है, जो राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे हैं। अभी दीक्षित नौटियाल पे भी इतने, और उसने गलत कर दिया, और अब इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया। अरे करने दो ना सारे उस पर, दीक्षित नौटियाल, कल्पना रावत। आज पूरे फेसबुक पे कांग्रेस जनता पार्टी और वो छाया हुआ है केशव नेगी का। देखती हूँ कितने तुम रिएक्शन चैनल वाले कितनी वीडियो बनाते हो उसमें। तो दोस्तों आज के लिए यही था। इससे हमें 2 संदेश मिलते हैं कि जिसकी जहाँ पे लिखी होती है चाहे कितना भी करो, उसी टाइम पे, उसी जगह पे, उसी दिन होना विधि का विधान, नियति का खेल, प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता है। एक मौत के बदले, एक मौत की खबर सुन के 8 लोग आए उनके अंतिम दर्शन के लिए, वो अभी जिंदा है और 8 मौतें हो गई। इससे हमें ये भी एक तरफ ये दुख भी हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि जिन्होंने अंकिता भंडारी जैसा वो कर दिया, जिन्होंने इतने बड़े कांड कर दिए, अरबों खरबों लेके फरार हो गए, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पेपर लीक कर दिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और एक मामूली सा शेख तुमने गिरफ्तार कर लिया, अब उस शेख से पूछताछ हो रही है, वो क्या करेगा? तुम तो उसको एक गरीब को 2-4 डंडे मारोगे और झूठ बोल दोगे कि उसने ऐसा ऐसा बोला। ऐसा भी है आजकल तो, क्योंकि होटल का मालिक, ओनर वगैरह जो भी होंगे, उनकी तो रहती है, वो सबसे मतलब उनकी सेटिंग रहती है, वो रहती है, तभी तो वहाँ पे काम करते रहते हैं। और वो बेचारा शेफ तो, वो तो उसको झूठा भी फंसा दोगे, उसी को डाल दोगे अंदर। तो आप लोगों को ये बात हजम हो रही है कि सिर्फ एक केशव नेगी था उस उतने बड़े अग्निकांड का जिम्मेदार, 21 मौतों का जिम्मेदार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस विषय ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था, और मैंने सोचा मैं थोड़ा 2 शब्द बोल ही रहती हूँ इस विषय में, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे यही छाया हुआ है। खासकर फेसबुक में हमारे उत्तराखंड वाले काफ़ी आक्रोश में हैं कि एक उत्तराखंड के सीधे साधे शेफ को गिरफ्तार किया गया है। न होटल मालिक की गिरफ्तारी हुई है, न मैनेजर की, न किसी MCD कर्मचारी की, न DDA वाले किसी उसकी, सिर्फ उस एक सीधे साधे भोले भाले जो अपनी अपनी आजीविका चलाने के लिए वहाँ पे काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आप लोग भी इस पर प्लीज़ कुछ कहिएगा। और ऐसे करके तो गरीब ऐसे ही दबता जाएगा, और जो अमीर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बड़े दोषी हैं, जो सचमुच दोषी हैं, वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको किसी नए विषय पे, नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।